मैं एक सिंह सहायक अध्यापक कम अंग्रेजी PRSP कॉलेज नागौर की बधाइयों। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछले टर्म पर हम लोग कंजंक्शन के बारे में सीख रहे थे। कंजंक्शन का जैसा कि आपने देखा, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। पिछले टर्म पर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के बारे में आपने सीख लिया था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, तभी ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के बारे में आप पिछले टर्म पर जान चुके हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, उनके प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इसको हम सीखेंगे। एक बार फिर से कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है उसको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स फ्रेजेस और सेंटेंसेस, वो शब्द जो शब्दों को, फ्रेजेस वाक्यांशों को या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की अपेक्षा जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं वो उनका विस्तार ज़्यादा है, उनकी फंक्शनिंग ज़्यादा है। इसको किस किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं क्रमवाइज मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले टाइम से रिलेटेड कंजंक्शन होंगे। इस कैटेगरी में as soon as, no sooner, then, when, then, then, before, after, as long as, till, में, while। इस कैटेगरी में ये कंजंक्शंस आते हैं जो टाइम को रेफर करते हैं। इनके अपने प्रयोग हैं, जैसे as soon as और no sooner, then। ये no sooner, then एक साथ प्रयोग में आता है। एक्चुअली ये दो स्थितियाँ या दो जो क्रियाएँ हैं उनकी एक तुलना होती है। जैसे as soon as he came, I went out। जैसे वह आया मैं बाहर चला गया। इसी को हम नो सूनर से बोल सकते हैं। नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट आउट। फर्क यह है, नो सूनर एज सून एज का नेगेटिव फॉर्म है। सेंस दोनों का एक ही होता है, ये अफर्मेटिव में होता है और उसी बात को बिना अर्थ बदले हुए नेगेटिव में बोल दिया जाता है। ये दो क्रियाएं या कार्य एक साथ घटित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसलेशन है, जैसे ही केवल में उसको देखा व्यवहार किया, अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो as soon as से करेंगे, as soon as the thief saw the police, he ran away। या इसी बात को नो सूनर से बोल सकते हैं, तो ऐसे बोलेंगे no sooner did the thief see the police than he ran away। as soon as में जहाँ पर कॉमा लगता है, no sooner में वहीं पर then का प्रयोग हो जाता है। अगले जो कंजंक्शन है इसमें ये है when और then। ये दो क्रियाओं के बीच जब कुछ समांतराल होता है तब ऐसी स्थिति में इन कंजंक्शन की सहायता से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। जैसे when we reached the college, the peon had rung the bell। जब हम कॉलेज पहुँचे चपरासी घंटी बजा चुका था। तो दो क्रियाओं के बीच में समांतराल है, हमारा कॉलेज पहुँचना और चपरासी की घंटी बजाना। इसको आप then से भी लिख सकते हैं। we reached the college, then the peon had rung the bell। इसमें जो प्रयोग होगा वो THEN है, ये आप ध्यान रखेंगे। THEN और THEN में फर्क होता है।
TH AN जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है और TH AN जो है उसका मतलब तब होता है। इसके बाद आगे बिफोर और आफ्टर ये भी टाइम के लिए इनका यूज होता है और जनरली इनका प्रयोग कब करते हैं when और then कराइए जब दो क्रियाओं के बीच समय अंतराल वाली बात होती है। For example, the train had departed before I reached the station. जब हम स्टेशन पहुँचे गाड़ी जा चुकी थी। तो दो क्रियाओं के बीच में कुछ समय अंतराल होता है। इसमें टेंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट फिर बिफोर का प्रयोग होता है और बाद वाला सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ऐसे आफ्टर का प्रयोग है जैसे after he had taken food। तो ये भी दो घटनाएं हैं, दो क्रियाएं हैं, इनके बीच में समय अंतराल। पहले उसने भोजन लिया उसके बाद वो सो गया। अब इसमें अगला जो कंजंक्शन है ये है हमारा एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज जो है वो निश्चित समय अवधि को दर्शाता है। इंग्लिश में इसको सर्टेन टाइम ड्यूरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल keep quiet as long as I am teaching। तब तक शांत रहो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज का प्रयोग जो है वो सर्टेन टाइम ड्यूरेशन को दर्शाता है।
अब इसमें आगे आता है टिल। टिल हिंदी में टक्का देता है और ये भविष्य समय की समाप्ति। की वो संकेत करता है। फॉर एग्जाम्पल, you should stay here till your father comes। पिताजी के आने तक आपको यही रुकना चाहिए। अब इसमें अगला आता है while का प्रयोग। दो सेंटेंसेस या दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए while का प्रयोग तब करते हैं जब दोनों सेंटेंस कंटीन्यूअस टेंस में हो और दोनों के बीच में विरोधाभास हो। जैसे he was sleeping while his friend was reading। तो दोनों कंटीन्यूअस में है, दोनों के बीच में विरोधाभास है, एक सो रहा है तो दूसरा आ रहा है। ये सबसे पहला आपका जो टाइम को रेफर करने वाले कंजंक्शन है। अब इसमें दूसरे काइंड आता है दूसरा है अपने प्लेस। प्लेस को रेफर करने वाले वेयर और वेयरएवर। वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब भी है और क्यूरेटिव एडवर्ब भी है। ऐसी स्थिति में वेयर जो है वो जहाँ का उच्चारण होता है और वेयरएवर जो है वो जहाँ भी का उच्चारण देता है। फॉर एग्जाम्पल, he lives where nobody can live। जहाँ रहता है वहाँ कोई नहीं रह सकता। He lives where nobody can live। तो where का अर्थ यहाँ पर कहाँ नहीं बल्कि जहाँ। ऐसे wherever का प्रयोग जहाँ भी के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, Cavemen are honored wherever they go। महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो wherever का प्रयोग जो है वो जहाँ भी के अर्थ में होता है। अगला आता है हमारा रिजल्ट। जो कारणों को दर्शाता है। इस कैटेगरी में जो कंजंक्शन आता है वो सो दैट या फिर सच दैट।
For example, he is so old that he cannot walk properly. वह इतना बूढ़ा है कि वो सही से चल भी नहीं सकता। तो ये सो दैट या सर दैट का जो प्रयोग है वो रिजल्ट या प्रॉब्लम को दर्शाता है। अगला उसमें आता है कारण को दर्शाएगा। परिणाम और ये कारण इस कैटेगरी में जो कंजंक्शन हमें मिलते हैं बिकॉज और एज। फॉर एग्जाम्पल he could not come because he was ill. वह नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार। इसी बात को हम ऐसे ही बोल सकते हैं as he was ill, he could not come because जो है क्योंकि काट देता है और एज जो है वो जैसा कि, लेकिन दोनों ही रीजन को दर्शाते हैं। अगला है हमारा पर्पज। इसमें जो कंजंक्शन मिलेगा हमें वो सो दैट डैश 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 में और माइट। सो दैट जो है वो हिंदी में ताकि का उच्चारण देता है। जैसे so that he may become rich। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वो अमीर हो जाए। तो कठिन परिश्रम करने का जो उद्देश्य है वो अमीर होना, तो ये पर्पज को दर्शाता है। और सो दैट का जो प्रयोग है हिंदी में, हिंदी उच्चारण में ताकि से उच्चारण देता है जो कि उद्देश्य को दर्शाता है। अगला है इसमें कंडीशन। कंडीशन में इफ, until और unless। इफ जो है वो जनरल कंडीशन को दर्शाता है। जनरल कंडीशन को दर्शाता है इफ। फॉर एग्जाम्पल इफ you work hard, you will pass। until टाइम कंडीशन को दर्शाएगा।
For example, you cannot go from here until he comes. आप यहाँ से नहीं जा सकते जब तक वह नहीं आता है, और अनलेस का भी प्रयोग है, ये कंडीशन को जोड़ देता है। किसी बात को जब जोड़ देता है एम्फेटिक वे में कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, unless he invites me, I will not go. जब तक वह मुझे इन्वाइट नहीं करेगा मैं नहीं जाऊँगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि until और unless जो है वो नेगेटिव कंडीशन को दर्शाते हैं। जिस क्लॉज में इनका प्रयोग होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये खुद में नेगेटिव अर्थ रखते हैं। दूसरा जो क्लॉज है उसमें नॉट हो सकता है लेकिन इनके साथ नहीं हो सकता। जैसे ऐसा नहीं आप कर सकते unless he does not invite me, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब इसमें आप कुछ और है, अगला है उसमें सपोजिशन। सपोजिशन जब हम किसी चीज को सपोज करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं, इस कैटेगरी में आता है लेस्ट। हिंदी में ये कहीं ऐसा ना हो, का उच्चारण देता है, और ये पूर्व चेतावनी के भाव को दर्शाता है। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, mark carefully lest you should stumble। लेस्ट खुद ही अपने आप में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता है इसमें, एक तो लेस्ट हो गया सपोजिशन में, दूसरा इन केस। इन केस जो है वो इस परिस्थिति में भी ये डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस he give me
leave or not, I will go. इस स्थिति या परिस्थिति में भी वह मुझे छुट्टी लीव और नॉट, वह मुझे छुट्टी दे या ना दे, मैं चला जाऊंगा। तो ये दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। इसमें एज इफ का प्रयोग होता है। सपोजिशन हिंदी में ये मानो किसी स्थिति की कल्पना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, he laughs as if he was mad। वह ऐसे हंसता है मानो कि पागल। एज इसके साथ में है वो बदल प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो। अगली कैटेगरी इसकी जो आती है कन्फेशन। इसमें ऑल्दो के साथ यत या फिर दो के साथ कॉमा का उपयोग करते हैं। इसमें एक सेंटेंस की अपेक्षा दूसरे सेंटेंस में कन्फेशन या व्यर्थ का भाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, also he is poor yet he is happy। यद्यपि वो गरीब है वह खुश है। पहले सेंटेंस की अपेक्षा दूसरे में कंसेशन या रियायत का भाव पाया जाता है। इसको दो से भी लिख सकते हैं, दो ही पुअर कॉमा ही इज हैप्पी। ऑल्दो के साथ यट और सामान्यतः दो के साथ कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंपैरिजन। कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री होती है तो शो एच या फिर एज एच, और कंपैरेटिव डिग्री होती है तो फिर देन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, he is and wise and father। he is as wise as his father। तो उसकी और उसके पिताजी की तुलना है, वो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है तो एज एज होता है, या फिर नेगेटिव है तो सो एज भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, no other city is so polluted as Kanpur। तो इसमें कंपेरिजन सो ऐसे हुआ इन सेंटेंस नेगेटिव। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो फिर जाना जाता है, जैसे दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। इस तरीके से जो है वो कंपैरेटिव डिग्री जो होता है
उसको देन से कंपेरिजन किया जाता है। ये आपके कंजंक्शंस हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। आगे इंटरमीडिएट में यही जो है जब आप सीखते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, तो इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं, जो सिंथेसिस का एक पार्ट होता है। अब इसका प्रयोग जो है आप जब भी ट्रांसलेशन करते हैं, स्टोरी बनाते हैं, तो हर जगह जो है वो इसका प्रयोग जो है होता है। इनका आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि जब तक आप सही से इन पर कमांड नहीं करते हैं तब तक ना तो आप सही से इंग्लिश को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, ना स्टोरी बना पाएंगे। और जहाँ पर भी आपको खुद लैंग्वेज बनाने की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में कंजंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। इनको आप और ध्यान समझेंगे। जो भी आपके पास बुक्स हैं, चाहे फिल के रूप में हैं, चाहे ट्रांसलेशन के रूप में हैं, इनका आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और लगातार रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू।